B.Ed BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति। यानी वनस्पति की बात करें तो वनस्पति के अंतर्गत अपन वनों को सम्मिलित करते हैं। वन के साथ में घास भूमि को भी सम्मिलित किया जाता है और इसके साथ में झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और वहां के पर्यावरण के लिए प्राकृतिक वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण से प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के भौतिक स्वरूप के साथ वहां की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन भी किया जाता है। एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो वनस्पति का जो सीधा संबंध होता है वो वहां की जलवायु से होता है। किसी भी प्रदेश की जलवायु और वनस्पति दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। जलवायु का प्रभाव वहां की वनस्पति पर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा उदाहरण एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण से उन क्षेत्रों में वनस्पति भी कैसी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे ये वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है और वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण से यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें, मध्यवर्ती भाग का अध्ययन करें, इधर वाले भाग का अध्ययन करें, इधर वाले। इन क्षेत्रों में पाए जाती है पतझड़। इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। इधर वाले भाग का अध्ययन करें, इधर वाले भाग का अध्ययन करें तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से यहां पर पाए जाते हैं मरुस्थलीय। इन क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्र स्थित होने के कारण से यहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ये वाले जो क्षेत्र है इनमें घास क्षेत्र पाए जाते हैं और जो नदियों के तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर डेल्टाई वन पाए जाते हैं। तो सीधा सा स्पष्ट हो रहा है, जलवायु और वनस्पति दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है और एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु होने के कारण से एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। अब एशिया महाद्वीप की वनस्पति की बात करें तो एशिया महाद्वीप की वनस्पति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात आती है भूमध्य रेखीय सदाबहार। यानी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन नाम से स्पष्ट हो रहा है,
सदाबहार, अर्थात ये वाले वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधे कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, यहाँ पर पतझड़ ऋतु नहीं पाई जाती है। ये वाले वन अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर होती है। ये वाले वन भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात इस प्रकार के वन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, यानी ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भारत वाले क्षेत्र में और श्रीलंका वाले क्षेत्र में पाए। तो भूमध्य रेखीय वन जो कि भूमध्य रेखा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और भूमध्य रेखा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अर्थात ये वाले वन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, फिलीपाइन में पाए जाते हैं, भारत और श्रीलंका वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, और इन वनों की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है, इन पे लताएं लिपटी होती है। और लताएं लिपटी हुई होने के कारण से सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में लताएं लिपटी हुई होती है, और लताएं लिपटी हुई होने के कारण से सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। इसमें महोगनी को लेते हैं, रबर को लिया जाता है, ताड़, वैद आदि वृक्षों को इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। इसमें अगर अध्ययन करें तो जैसे महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, ताड़ हो गया, वैद हो गया, ये सारे के सारे जो वृक्ष होते हैं वो एक ही साथ पाए जाते हैं, और एक ही साथ होने के कारण से अर्थात विभिन्न वृक्ष एक साथ ही पाए जाते हैं, और विभिन्न वृक्ष एक साथ होने के कारण से इनका जो आर्थिक महत्व होता है वो कम होता है। ये वाले जो वन होते हैं ये केवल पर्यावरण हेतु ही महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात इनका जो योगदान होता है वो किसके लिए होता है? पर्यावरण के लिए होता है। तो उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। ये वन भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, भारत और श्रीलंका वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे सदा हरे भरे रहते हैं और इनकी लताएं लिपटी हुई होती है, अतः सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों का आर्थिक महत्व कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एक ही साथ पाए जाते हैं। यहां पर रबर व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण होता है, अर्थात किसका उत्पादन किया जाता है? रबर का उत्पादन किया जाता है। इसमें अधिकांशतः या तो राष्ट्रीय उद्यानों को सम्मिलित किया जाता है या फिर बाद में राष्ट्रीय अभ्यारण्य को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो थी भूमध्य रेखीय सदाबहार। दूसरी बात करते हैं अपन
उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है। पतझड़ अर्थात ये पेड़ पौधे जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इन पेड़ पौधों की पत्तियां गिरने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? पतझड़ वन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आएगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आती है और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो वहां पर नमी का नुकसान अधिक होगा। और इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर पहले से ही वर्षा की मात्रा कम होती है और जब वर्षा की मात्रा कम होती है तो जल के बचाव हेतु ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। और ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराने के कारण से इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? पतझड़ वन कहा जाता है। इन वनों की लकड़ी कठोर होती है। लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है और काले रंग की होती है। अतः इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इन वनों की लकड़ी कठोर पाई जाती है, इनका रंग काला होता है, इस कारण से इनका आर्थिक महत्व क्या होता है? अधिक होता है। इनमें कौन से वनों को लिया जाता है? साल को लेते हैं, सागवान को लिया जाता है, शीशम को लिया जाता है। 3 मुख्य वृक्ष आते हैं जिनका सबसे अधिक महत्व पाया जाता है और इनमें वृक्षों की जो ऊंचाई होती है 30 मीटर के आसपास इन वृक्षों की क्या होती है? ऊंचाई पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन ये वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अपन ये भी कह सकते हैं 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर जहां पर पाई जाती है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। इनकी लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है। रंग कैसा पाया जाता है? काला पाया जाता है। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है और इसमें साल, सागवान और शीशम को सम्मिलित किया जाता है जिनकी औसत ऊंचाई 30 मीटर के आसपास होती है। ये वाले वन अधिकांशतः भारत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार जो बर्मा जिसे कहा जाता है, और कंबोडिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार और कंबोडिया के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 या 100 सेंटीमीटर से क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा जो अपना प्रकार है शीतोष्ण
पहले अपन ने अध्ययन किया था उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, अब आता है शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। ये वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो शीत ऋतु के आगमन के साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्थात कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? जहां पर ठंड अधिक पड़ती है और जैसे शीत ऋतु का आगमन होता है ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। ये वाले उत्तरी चीन में पाए जाते हैं, जापान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कोरिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके साथ में मंचूरिया में भी पाए जाते हैं। इनमें उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जहां पर ठंड अधिक पड़ती है और ठंड अधिक पड़ने के कारण से जैसे शीत ऋतु का आगमन होता है ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें बलूत, नेपल, तुंग आदि वृक्षों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। यहां पर सहतूत के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और सहतूत के वृक्ष अधिक होने के कारण से उन सहतूत के वृक्षों पे रेशम कीट पाले जाते हैं और रेशम के कीड़े पालने के कारण से चीन वाले क्षेत्र में और जापान वाले क्षेत्र में सर्वाधिक रेशम उद्योग का क्या हुआ है? विकास हुआ। शीतोष्ण मानसूनी वनों की बात करें तो ये वाले पेड़ पौधे शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये उत्तरी चीन में, जापान वाले क्षेत्र में, कोरिया में और मंचूरिया में पाए जाते हैं और इनमें बलूत आता है, नेपल आता है, तुंग आता है, इसके साथ में कपूर भी आता है और सहतूत भी आता है। यहां पर जो सहतूत के वृक्ष होते हैं उनपे एक विशेष प्रकार का कीड़ा पाया जाता है और वो कीड़ा सहतूत की पत्तियों को खाता है और खाने के बाद में उसकी जो कोकून अवस्था होती है उस कोकून अवस्था में उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसी कारण से चीन और जापान में रेशम उद्योग का विकास क्या हुआ है? अधिक हुआ। चीन में और जापान इन दोनों ही देशों में रेशम उद्योग का विकास क्या हुआ है? अधिक मात्रा में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन दोनों में स्थिति क्या पाई जाती है? एक में जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और दूसरे में जैसे शीत ऋतु का आगमन होगा पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसको पतझड़ भी कहा जाता है और मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक एशिया के नीचे वाले यानी कौन से? दक्षिणी एशिया के भागों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये वाले पूर्वी एशिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसमें चीन वाला क्षेत्र आ जाएगा और जापान वाला क्षेत्र आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।